जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड 50 MCQ आज बताएंगे आप लोग को, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपने वाले हैं और इससे कुछ बाहर नहीं रहेगा। आइए तो हम करते हैं स्टार्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन सबको लाए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन रहा आपका, देख लीजिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन रहा प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन क्या है। बताइए, प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताए थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यानी विरल से सघन में जाता है तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा, देख लीजिए इसमें अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। बताइए आपकी अपवर्तन का, क्वेश्चन नंबर 2 में अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। अपवर्तन का मुख्य कारण रह गया ताप, दाब या वेग परिवर्तन या रंग परिवर्तन। तो बताइए आप, अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो आपको बताए थे, यदि प्रकाश चलता है तो उसके वेग में परिवर्तन, यानी उसका चाल में कमी आ जाता है। यही कारण से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा और विचलित होकर मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अपवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो बताइए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जल या कांच या वायु या तेल में होगा। तो बताए थे सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है और लगभग उसी समान वायु में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वायु और पहला निर्वात, तब वायु, तब उसके बाद तेल, ये पानी, तब उसके बाद और कुछ में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा या कम। यानी सघन बोले तो कठिन माध्यम में प्रकाश कम चलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे की ओर बढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सनेल का नियम किससे संबंधित है। सनेल का नियम किससे संबंधित है, बताइए। सनेल का नियम आपको बता दे, सनेल का नियम जो है ये अपवर्तन से संबंधित है, अपवर्तन से संबंधित है। अब 6 नंबर क्वेश्चन चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा, निम्नलिखित में सनेल का नियम कौन सा है। सनेल का नियम आपको बताए थे, सनेल का नियम कौन सा है। साइन आई, आप बताए थे साइन आई बट्टा साइन आर। ए नंबर ये होगा नहीं, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर कांस्टेंट रहता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जितना जितना इसका बी नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि जितना अपवर्तन कोण होगा उससे अधिक अपवर्तित किरण, मतलब अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण जितना अधिक होगा उससे कम क्या होगा, उससे कम होगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण से कम होता अपवर्तन कोण, इसका मतलब यही हुआ साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए, ये सब लेक्चर का यदि आप पूरे संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अगले हम इसके थ्योरी को पढ़ाए हैं बहुत अच्छे ढंग से। इसका डिस्क्रिप्शन में वो पिन लिंक कर देंगे। ठीक है, लिंक को हमने पिन कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप आगे चलते हैं। आगे आपको बता दें, आगे क्वेश्चन रहा आपका, आगे क्वेश्चन रहा, देखिए ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन क्या रहा, अपवर्तन, अपवर्तनांक एन का सही सूत्र कौन सा। अपवर्तनांक का एन का सही सूत्र कौन सा है, बताइए। अपवर्तनांक एन का सही सूत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए अपवर्तनांक का सही एन का सूत्र क्या है। आपको बताए थे एन बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी क्वेश्चन इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन, अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक होता। तो आपको हम कभी बताया अपवर्तनांक ऐसा ही मात्रक होता नहीं होता, तो यानी इसका कोई आंसर नहीं होगा, यानी बता दें इसका कोई आंसर नहीं होगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितने, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। वायु का अपवर्तनांक बता दें आपको लगभग कितना होता है। तो वायु का अपवर्तनांक आपको 1.003 होता था, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जल का अपवर्तनांक, यहाँ का रहा जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, बताइए। जल का 10 नंबर क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.033, 1.33 ये जल का अपवर्तनांक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा, ध्यान दीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा
कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का बताए थे 1.50 होता है, तो यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन रहा आपका वायु से कांच में, देखिए क्वेश्चन है वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किस ओर मुड़ता है? वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किस ओर मुड़ता है बताइए। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किस ओर मुड़ता है? तो आपको बता दें कि वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किधर मुड़ जाएगा? वायु हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। ये सब थ्योरी हमने पढ़ा कर रखा है, आप जाकर चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियो हमने डाल दिया, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन दोनों का वीडियो डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर रहा आपका 13 नंबर, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है? कांच से वायु में जाने पर, कांच हो गया, कांच से वायु, आप सघन से विरल बोल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा अविलंब से दूर भागेगा। ठीक है, अविलंब से दूर भागेगा। कहाँ से जाएगा? अविलंब से दूर भागेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 14 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सा बदलता? अपवर्तन के दौरान निम्न में से क्या बदलता बताइए। अपवर्तन के दौरान आपको बताए क्या बदलता है? अपवर्तन के दौरान हमेशा वेग बदलता है। वेग बोले तो चाल बदलता है, कम चाल हो जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर, पानी में डाली पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पानी में डाली पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, इसका क्या कारण है बताइए। पानी में डाली पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण है यह अपवर्तन सबके कारण है। सब पानी के अंदर कोई भी घटना हो ना, पानी के अंदर यदि कोई भी घटना घट रहा, सब किसके कारण होता? अपवर्तन के कारण। अब मछली, यहाँ देखिए, मछली वास्तविक स्थिति में ऊपर दिखाई देती है, यह किस कारण है? ऊपर मतलब पानी में चल रहा, थोड़ा मछली ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये सब अपवर्तन के कारण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के ऊपर, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है बताइए। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को आपको बताए थे ना, उत्तल लेंस को देख लीजिए यहाँ, उत्तल लेंस को क्या कहा जाएगा? उत्तल लेंस को आपको अभिसारी लेंस कहा जाए। अभिसारी, उत्तल लेंस में सारा किरण को एक जगह एकत्रित करता था, इसीलिए अभिसारी लेंस कहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। और लेंस सूत्र बताइए, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे है लेंस सूत्र। आपको बताया था लेंस सूत्र माइनस में होता है, लेंस सूत्र केवल माइनस में होता है। तो बताया 1/f बराबर, ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं, 1/v/u, ये भी तो होगा नहीं। देखिए माइनस में कौन है? लेंस सूत्र माइनस में कौन है बताइए। लेंस सूत्र इस क्वेश्चन थोड़ा छापने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/f बराबर 1/v-1/u होगा, यानी ऑप्शन ये सही होगा, माइनस में होता। आवर्धन बताया, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र बताए थे ना, आवर्धन का सूत्र आपको बताए थे कि v/u होता। आवर्धन का सूत्र ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, v/u हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, यही पढ़ाए थे ना। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा दूरी किस बिंदु से मापी जाती है? आपको बताए थे दूरी हमेशा प्रकाशित केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा। अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और हिंदी में प्रकाशित केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। उत्तल लेंस आपको बताए थे, उत्तल लेंस हमेशा किस में होता है? उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक में होता है। किस में होता है? धनात्मक में होता है। उत्तल लेंस धनात्मक होता है। चलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 की ओर बढ़ेंगे तो 23 में कहा अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस दूरी का चिन्ह बताइए। आपको बताए थे ना, अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल में धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता यानी जो वास्तविक बनता है वो पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी स्क्रीन पर बनता है, बात सही है।
और वो बताइए कैसा होता है, सीधा नहीं होता, ये स्क्रीन पर बनता है। कहाँ पे बनता है? स्क्रीन पे बनता है। समझ गए ना? चलिए आगे कर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 हम लोग बढ़ेंगे। 25 में क्या दिया गया? अब अभिसारी प्रतिबिंब का विशेषता क्या? आभासी। आभासी बोले तो झूठा, झूठा वो वास्तविक था और ये आभासी है। आभासी हमेशा ये सीधा बनता है, ये इसको स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है, इसको स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है, इसीलिए स्क्रीन पर बनता है, ये होगा नहीं। उल्टा होता है, ये होगा नहीं, और स्क्रीन पर नहीं बनता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सी बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आप आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम जूम कर लेते ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप? चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या करा? 26 नंबर में क्या? मानव आँख में किस प्रकार की लेंस लगा हुआ रहता? आपको मालूम है ना मानव लेंस में कौन सा लेंस लगा रहता? मानव लेंस में उत्तल लेंस लगा रहता। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आंसर रहा, देखिए क्वेश्चन रहा 27 नंबर क्वेश्चन का रहा, चश्मे किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता? चश्मा में बाबू दोनों लेंस उपयोग किया जाता है। चश्मा में आपको बात करेंगे, इसमें दोनों प्रकार की लेंस उपयोग किया जाता है, चश्मा में दोनों। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर में क्या कहा गया है कि फोकस किसे कहते हैं? आपको पता है ना फोकस किसे कहते हैं? फोकस यानी किरणों का जहाँ पे किरण मिलता है ना वहीं पे फोकस बनता है। यानी किरणों का मिलने वाला बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। किरणों को मिलने वाला बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। किरणों को मिलने वाला बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर में क्या करा? अपवर्तनांक एन बराबर होता। अपवर्तनांक एन बराबर बताते हैं क्रांतिक कोण बट्टा पे प्रतिबिंब का जो इमेज बनता है वो होता है। क्रांतिक कोण बट्टा में प्रतिबिंब का इमेज जो बनता है वही होता है। तो यानी इसका आंसर आप कह सकते हैं, इसका आंसर आप कह सकते हैं सी बट्टा भी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर करेक्ट है ना? चलिए आप माध्यम माध्यम बदलने पर क्वेश्चन नंबर 30 में है। 30 ठो क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिया हम लोग। माध्यम बदलने पर करा, माध्यम बदलने पर क्या स्थिर रहता? यानी इसका कहने का माध्यम है माध्यम बदलने पर क्या स्थिर रहता है? वेग या आवृत्ति या दिशा या दूरी? माध्यम बदलने पर क्या स्थिर रहता? कोई चीज़ नहीं बदलता, तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता। इसको बता दें आपको कि इसका आवृत्ति नहीं बदलता। इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है देख लीजिए आप लोग भी। आगे है 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न सघन माध्यम की विशेषता क्या? सघन माध्यम की विशेषता है कि उसमें प्रकाश कम चलता है। कठिन माध्यम में प्रकाश की वेग कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश की वेग कम हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन करा 32 नंबर विरल माध्यम की विशेषता क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम में यानी आसान माध्यम, आसान माध्यम में अधिक प्रकाश चलेगी, यानी इसका अधिक वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी वेग इसका अधिक हो जाएगा, वेग इसका अधिक हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न क्या करा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता? बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता? जब पूरे पूरे परावर्तन अंदर, आंतरिक मतलब अंदर में ही हो जाए तो ऐसे परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तभी संभव होगा जब सघन से विरल माध्यम में जाए। कब जाए? जब सघन से विरल माध्यम में जाए, और कोई माध्यम ऐसा होगा नहीं, जब सघन से विरल माध्यम में जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमा कोण। सीमा कोण यानी क्रिटिकल एंगल। सीमा कोण आपको बता दे, सीमा कोण आपको बता दे, सीमा कोण जो होता है ना बाबू, सीमा कोण हमेशा जो है कि ये किससे मापा जाएगा? क्रिटिकल एंगल। ये सीमा कोण हमेशा जो है ना ये अधिकतम कोण होता है या फिर न्यूनतम कोण होता है या आपतन कोण होता है? बताइए सीमा कोण क्या होता है? ये सीमा कोण जो है ना कम कोण होता है, समझे? यानी सीमा कोण यानी आपको बता दें कि ये न्यूनतम कोण होता है। कौन कोण होता है? न्यूनतम कोण होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे क्वेश्चन प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में, यहाँ देख लीजिए प्रकाश क्या कर रहा है? 35 क्वेश्चन सीधी रेखा में चलता है तो यह कथन है। बताइए सही है या गलत? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आगे की ओर चलते हैं। कांच, कांच किस प्रकार की? यहाँ देख लीजिए कांच किस प्रकार की माध्यम है? कांच बताइए भारी हुआ ना, कांच में कठिन प्रकाश कम घुसेगा ना, तो कांच कहेंगे ये कौन सा माध्यम है?
कांच को हम लोग कहेंगे कांच, ये जो है बाबू सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा आपका, देखिए 37 नंबर में क्या करा, 37 नंबर में क्वेश्चन करा कि वायु किस प्रकार का, देखिए वायु किस प्रकार का माध्यम है, बताइए वायु किस प्रकार का माध्यम है, वायु किस प्रकार की माध्यम है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, वायु किस प्रकार, वायु जो है कि ये विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश अधिक चलेगा, इसीलिए कहेंगे ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। कोई दिक्कत? चलिए आप प्रश्न बढ़ते आगे की ओर। आगे है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए 38 नंबर, अपवर्तन में दिशा क्यों बदलती है, बताइए अपवर्तन में दिशा क्यों बदलती है। अपवर्तन में, यहाँ पे ले लीजिए पूरे, अपवर्तन में दिशा क्यों बदलती है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, माफ़ कीजिएगा। अपवर्तन में दिशा क्यों बदलता है, बताइए अपवर्तन में दिशा क्यों बदलता है। तो ऑप्शन नंबर वेग बदलने के कारण, या ताप बदलने के कारण, दाब बदलने के कारण, या रंग बदलने के कारण, बताइए। आपको बता दें कि अपवर्तन में जो दिशा बदलती है ये क्यों बदलती है, वेग बदलने के कारण। यानी वेग बदलेगा तभी क्या होगा, तभी जो है इसका दिशा बदलेगा। कोई दिक्कत? वेग बदलेगा तभी क्या होगा, दिशा बदलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर होगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 39 नंबर, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, बताइए प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। बताइए प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है बाबू। प्रकाश का रंग जो है ना बाबू, आपका प्रकाश का रंग निर्भर करेगा किस पे, आवृत्ति पर, या फिर वेग पर, माध्यम पर, या दूरी पर। ये ना आवृत्ति पर, जिसका जितना अधिक आवृत्ति होगा उसका उतना कम तरंगदैर्घ्य होगा, जिसका जितनी तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति उतनी कम होगा। रंग किस पर निर्भर करता है, तो रंग करेगा, रंग आवृत्ति पर निर्भर करेगा, किस पे, आवर्ती पर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आवर्ती पर निर्भर करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, अपवर्तनांक का मान सामान्यतः कैसा होता है, बताइए। अपवर्तनांक का मान 1 से कम होता है, 1 के बराबर, या 1 से अधिक होता है, बताइए। अपवर्तनांक आपको बताए थे ना, 1 के बराबर या 1 से अधिक भी हो सकता है। अपवर्तनांक 1 के बराबर या 1 से अधिक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 41 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि अपवर्तनांक, यहाँ पे देख लीजिए, यदि अपवर्तनांक अधिक हो तो प्रकाश की चाल होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा, जिस जिस वस्तु का अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका, मान के चलिए उसका तरंगदैर्घ्य उतना कम होगा, समझ रहे हैं ना। यानी उसमें जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना कम चलेगा, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका उसमें प्रकाश उतना कम चलेगा। फिर से सुन लीजिए, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना कम चलेगा, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश उतना अधिक चलेगा। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है ऑप्शन, यहाँ देख लीजिए, अधिक या कम। अपवर्तनांक बढ़ने पर ये कम होगा, क्या होगा, अपवर्तनांक अधिक होने पर क्या हो जाएगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर देख लीजिए। यहाँ पे पानी, क्या पानी में वस्तु कैसी दिखाई देती है, हाँ नीचे या ऊपर, या नहीं दिखती या बड़ी दिखती है। आपको बता दिए थे पानी में हल्का वस्तु क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या रहा 43। 43 में कहता है लेंस किससे बना होता है, बताइए लेंस किससे बना होता है। आपको बताए थे लेंस वैसे पारदर्शी पदार्थ से बना होता है जिससे प्रकाश आर पार हो, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस का मध्य भाग कौन सा होता है, उत्तल लेंस का मध्य भाग कौन सा होता है बाबू। उत्तल लेंस का मध्य भाग बताइए, पतला होता है या मोटा या समान या कोई नहीं, पतला होता है या फिर मोटा होता है या फिर समान या कोई नहीं, बताइए। आपको बता दिए थे उत्तल लेंस का किनारे में पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे में पतला और बीच में मध्य भाग, मध्य मतलब बोला तो बीच, बीच में क्या होगा, मोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अवतल लेंस का मध्य भाग कैसा होता है, इसमें पतला होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, पतला होता है। अवतल लेंस में पतला होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर। लेंस का केंद्र क्या कहलाता है, लेंस का केंद्र क्या कहलाता है। आपको बता दिए थे कि लेंस का केंद्र जो है ना, लेंस का केंद्र जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशित केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न, वस्तु की दूरी, यहाँ देखिए वस्तु दूरी u का चिन्ह समांतर क्या होता है।
वस्तु दूरी का यू चिन्ह, यहाँ देखिए यू चिन्ह क्या कहलाता है, यू आपको बताए थे ना, वस्तु की दूरी यू जो रखते हैं, वस्तु अंतर्राष्ट्रीय नियम बना हुआ हमेशा बायां साइड रखा जाता है, इसलिए ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी भी का चिन्ह क्या होगा? भी, बताइए। ये बाबू दोनों हो सकता है, प्रतिबिंब की दूरी बोला, ठीक है। प्रतिबिंब तो दोनों टाइप से बनता है, ये वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, इसीलिए कहेंगे ये दोनों हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी है ना, इसका दोनों हो जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो चलिए अब 49 नंबर, आवर्धन एम यानी एम बड़ा तो यानी एक से बड़ा एम होने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा होगा? तो पता है कि यदि एक से कोई चीज़ छोटा रहे, यानी एक से कोई प्रतिबिंब, यानी 1 सेंटीमीटर से कोई प्रतिबिंब छोटा रहे, तो यानी समझ रहे हैं ना वो कहाँ पे रखा जाएगा? फोकस और उधर रखा जाएगा। तो इस स्थिति में बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बन सकता है। तो आपको बता दें ये बड़ा बनेगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 50 रहा, 50 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 50 का आप लोग जवाब दीजिए। प्रकाश का पतंग अध्याय का महत्व है, बताइए कि इसमें महत्व कम है या मध्यम या अधिक या नहीं है। तो देखिए आपको हमने इतने क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने करवा दिए। देख लीजिए आप, महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने करवा दिए। अब बाकी बात रहा आपका क्या, आपका क्वेश्चन का बात रहा कि अगले चैप्टर का यदि आप इसी तरह का प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा और सारे प्रश्न को हम बताएंगे। और दूसरी बात, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसीलिए आपसे निवेदन है कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर राय बताइएगा। तो चलिए आज यहीं, जय हिंद। और प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का थ्योरी जानना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इसी को डिस्क्रिप्शन में हम पिन को लिंक कर देंगे, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, जय हिंद साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।